बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ड्रग्स एक्ट्स ऑफ ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो ड्रग्स जो एक्ट्स करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे, मतलब हर वो डिजीज़ जो रिलेटेड हो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसी को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, इसी चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्लासीफाई करते हैं जो इस तरह आप लोगों को कोर्स में गिवन है कि ड्रग्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। इस तरह हम पढ़ेंगे कि एंटी डायरियल ड्रग्स, एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स। इसी तरह हम पढ़ेंगे ड्रग्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ड्रग्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ड्रग्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। सो ड्रग्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ड्रग्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय पेप्टिक अल्सर, कि पेप्टिक अल्सर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पेप्टिक अल्सर डिजीज़, हाउ इट इज़ काज्ड, नॉर्मली काज किस तरह होती है, एंड व्हाट विल बी द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसका प्रोटोकॉल क्या होगा, हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे। जब आपको नॉर्मल इसका पैथोफिजियोलॉजी का पता हो कि नॉर्मली पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या है, सो फिर आपके पास ट्रीटमेंट ईजी हो जाती है। आप फिर ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स भी आप लोगों को समझ आ जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज़ मीन बाय पेप्टिक अल्सर डिजीज़। सो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का मतलब ये होता है, डिफिनीशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है पैथोलॉजी में, कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ इज एक्चुअली अ डिसऑर्डर in which there is a breakdown occurs in the lining of esophagus, stomach or upper part of the small intestine. So let for example इसको मैं अगर ड्रा कर लूँ GIT gastrointestinal tract. So let for example here is your esophagus which is also called as food pipe, already आप लोगों को पता है. So let for example this is esophagus. Now here is the main organ of GIT, stomach, and now this is the first part of the small intestine which is called duodenum. First part of the small intestine is called duodenum, और इसके भी आगे हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े एनाटॉमी में कि दिस इज द अपर पार्ट, देन डिसेंडिंग पार्ट, देन द लोअर पार्ट, एंड देन द ascending part. So this C-shaped structure, this is the small intestine first part which is called duodenum. Now for example, maybe this is the normal anatomy of the GIT. This is esophagus, food pipe, then this is the stomach which is again divided into upper part, this is the body, इसको हम कहते हैं बॉडी, क्लियर, और दिस इज द पाइलोरिक एंड एंड दिस इज द कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक एंड दिस इज द फंडस ऑफ द स्टमक. ये हमारे पास फंडस है, दिस इज कार्डिक एंड, दिस इज बॉडी ऑफ द स्टमक एंड दिस इज पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक. नाउ व्हाट हैपेंस, नॉर्मली हमारे पास होता ये है कि जो हमारे पास एसोफेगस है या स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस पार्ट इज, ये जो इसकी जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग हमारे पास नॉर्मली क्या होती है, देयर इज़ नो ब्रेक, इसमें कोई ब्रेक नहीं होती, मतलब दिस इज़ अ कंटिन्यूस लाइनिंग, ये कंटिन्यूस लाइंस होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिख लूँ, अगर ये आपके पास लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस है तो दिस इज सेल्स, सो दीज सेल्स आर इन कंटिन्यूस, ये जो सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दे आर इन द कंटिन्यूस मैनर एंड देयर इज़ नो ब्रेक्स इन बिटवीन द सेल्स, सेल्स के अंदर कोई ब्रेक नहीं होती. Now what is mean by पेप्टिक अल्सर डिजीज़. और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसी डिजीज़ हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन बने जिसमें इन सेल्स के दरमियान, इस लाइनिंग के दरमियान ब्रेक्स बन जाए, क्या बन जाए, ब्रेक्स बन जाए. ब्रेक्स का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इसी दोनों सेल्स के दरमियान ब्रेक है इधर, फॉर एग्जांपल दिस लाइनिंग इज
ब्रोकन डाउन बाय एनी मीन्स, अभी उसकी हम काजेज पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू द काजेज हम ट्रीटमेंट देंगे. सो फॉर एग्जांपल बाय एनी काज, अगर आपके पास ये लाइनिंग ऑफ द GIT जो है ये ब्रेक हो जाए, लेट फॉर एग्जांपल इस केस में हमने ड्रा किया इधर, दिस इज अ ब्रेक इन द लाइनिंग. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपके पास ब्रेक बने, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो आपके पास नॉर्मली जो कंटिन्यूस सेल्स होती है लाइनिंग, अगर ये लाइनिंग आपके पास क्या हो, ब्रेक हो. So by any means if this lining of GIT is broken down, then that condition will be called peptic ulcer disease. That condition will be called peptic ulcer disease. अब हमारे पास नॉर्मली पेप्टिक अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैथोफिजियोलॉजी हम ड्रग्स यूज़ करेंगे और हम ट्रीट करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को. तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पहले पढ़ते हैं. नॉर्मली होता क्या है, हम दो फैक्टर्स पढ़ेंगे. एक फैक्टर वो फैक्टर जो कि हमारे पास GIT की लाइनिंग को ब्रोकन डाउन से बचाती है, मतलब दैट इज कॉल्ड डिफेंसिव फैक्टर. और सेकंड फैक्टर्स हम पढ़ेंगे ऑल दोज फैक्टर्स विच ट्राइज टू डेवलप ब्रेक्स इन द GIT लाइनिंग एंड दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव फैक्टर्स. सो हम दो फैक्टर्स पढ़ेंगे, एग्रेसिव फैक्टर्स एंड डिफेंसिव फैक्टर्स. एंड वंस जब भी हमारे पास डिफेंसिव फैक्टर्स और एग्रेसिव फैक्टर्स में क्या आ जाता है, एक उसकी जो नॉर्मली हमारे पास जो एग्रेसिव फैक्टर्स है उतने ही डिफेंसिव फैक्टर्स है. इसी वजह से नॉर्मली हमारे पास जो GIT की लाइनिंग होती है वो ब्रोकन डाउन नहीं होती. लेकिन अगर आपके पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो एग्रेसिव फैक्टर्स आपके पास ज़्यादा हो जाए या डिफेंसिव फैक्टर्स आपके पास कम हो जाए. दोनों सूरतों में क्या होंगे, वही एग्रेसिव फैक्टर्स आपके पास क्या करेंगे, देयर विल बी ब्रेकेज इन द लाइनिंग ऑफ GIT एंड इट विल कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज. सो इसकी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास नॉर्मली होता क्या है, एग्रेसिव फैक्टर कौन से और डिफेंसिव फैक्टर्स कौन से. तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स इन द स्टमक, आपके पास यहाँ पर जो सेल्स हैं, and these are called parietal cells. What is the name of the cells? Parietal cells. और एक parietal cells को मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हमारी पूरी टॉपिक इसी parietal cells की इर्द गिर्द घूमेगी. ठीक है, सो वन सेल मैं हाईलाइट कर देता हूँ. लेट फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द parietal cells and this is most important cell because this cell is responsible for फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हमारे पास कौन सी सेल्स है, पेराइटल सेल. और ये पेराइटल सेल दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू थिंग्स. वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर. और आगे हम इसकी और भी पढ़ेंगे कि उसकी और फंक्शन क्या है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि दिस इज द मेन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन इसी सेल में होती है. सो लेट फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, पेराइटल सेल. अब नॉर्मली मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अब हम डिटेल में जाएंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता किस तरह है, क्योंकि वन ऑफ द एग्रेसिव फैक्टर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और अगर हम किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन को कम कर दें, सो वी कैन ट्रीट द पेप्टिक अल्सर डिजीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ इधर अभी ये कर देता हूँ कि वन फैक्टर विच इज एग्रेसिव फैक्टर इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि हमारे पास एक एसिड है जिसको हम गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं. और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पैराइटल सेल्स प्रोड्यूस करती है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड? नॉर्मली दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड योर स्टमक फॉर द नॉर्मल डाइजेशन. ये नॉर्मल डाइजेशन के लिए होती है. रीज़न बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग फूड, दैट फूड कंटेन्स carbohydrates, proteins and other substance. Now if the food contains proteins, these proteins will be digested by pepsin enzyme, by pepsin or trypsin or carboxypeptidase. Now all these enzymes required acidic medium. अब वो enzyme जो है हमारे पास तभी वर्क करेंगे जब आपके पास मीडियम एसिडिक हो. And for that acidity, HCl is produced by the parietal cells. So this HCl is normally produced by your stomach for the normal digestion. तो ये HCl नॉर्मल डाइजेशन के लिए बनती है. लेकिन अब ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि HCl हमारे पास एसिड्स है, गैस्ट्रिक एसिड्स है, और एसिड्स आर
दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एरोजन। एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एरोजन, ये एरोजन करती है। इवन एसिड्स ऐसी चीज़ है कि द मोस्ट आपके पास, लेट फॉर एग्जांपल एक एसिड्स है H2SO4, जब आप उसको कंबाइन कर लेते हैं विद HNO3 नाइट्रिक एसिड, उससे बनती है एक्वारीजिया, एंड एक्वारीजिया कैन डिजॉल्व द गोल्ड, जो कि द मोस्ट आपके पास दुनिया में जो जितने भी फेवर चीज़ है उसमें गोल्ड जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे। सो गोल्ड को भी वो डिजॉल्व कर लेते हैं एक्वारीजिया। इसका मतलब है कि एसिड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी ऑफ एरोजन। अब क्वेश्चन ये कि अगर ये HCl नॉर्मली आपके स्टमक में प्रोड्यूस होती है, सो वाई दे डोंट डिजॉल्व योर स्टमक, ये आपके स्टमक को डिजॉल्व क्यों नहीं करती, या ये आपकी स्टमक की जो वॉल्स है, लाइनिंग है, उसको एरोड क्यों नहीं करती, उसमें ब्रेकअप क्यों प्रोड्यूस नहीं करती, उसमें पेप्टिक अल्सर क्यों काज नहीं करती। ठीक है, सो वन ऑफ द एग्रेसिव फैक्टर, HCl इज द वन ऑफ द एग्रेसिव फैक्टर। तो एग्रेसिव फैक्टर को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्रेसिव फैक्टर। एग्रेसिव फैक्टर मीन हर वो फैक्टर जो कि कोशिश करेगा कि एरोजन काज कर ले, कि पेप्टिक अल्सर डिजीज काज कर ले। सो HCl इज वन ऑफ द एग्रेसिव फैक्टर। HCl इज वन ऑफ द एग्रेसिव फैक्टर। अब HCl नॉर्मली प्रोड्यूस किस तरह होता है उसकी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते। अब क्वेश्चन ये, नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्रेसिव फैक्टर। अब अगर ये एग्रेसिव फैक्टर नॉर्मली प्रोड्यूस होता है, इफ देयर इज नॉर्मल HCl प्रोडक्शन, जो कि नॉर्मली हमारे पास अबाउट ईच अ पर्सन should produce about 3500 ml of the HCl in 24 hours, up to 3500 ml पर HCl अगर आपके स्टमक प्रोड्यूस करती है 24 आवर में, so this is normal amount. But if a person produce more HCl than normal, और HCl हमारे पास aggressive factor है, now what will happen, this extra HCl will erodes or broken down the lining of the esophagus or stomach or duodenum, and it means it will cause peptic ulcer disease. It will cause peptic ulcer disease. So HCl production, this is aggressive factor. Now ये एक aggressive factor है, तो अभी हम initially ये इधर explain करेंगे कि HCl normally produce किस तरह होता है। Reason, अगर हमें normally ये पता चले कि HCl parietal cell produce किस तरह करता है, और किसी तरीके से हम HCl production को decrease कर ले by any drug, फिर HCl हमारे पास एक aggressive factor है, और इसका काम ये है कि ये यहाँ पर अगर ये ज़्यादा मकदार में बने, सो इट विल काज द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अब अगर हम किसी तरीके से HCl प्रोडक्शन की इनिशियल हम इसकी तरीक़ाकार समझ लें कि HCl प्रोडक्शन होती किस तरह है, और किसी भी ड्रग के थ्रू अगर हम उस HCl प्रोडक्शन को ब्लॉक कर ले और कम कर ले, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, एग्रेसिव फैक्टर HCl विल डिक्रीजेज इन अमाउंट, ये इसकी अमाउंट कम बनेगी, और जब HCl की अमाउंट कम बनेगी, इट मीन्स HCl विल नॉट बी एबल टू erodes the lining of the GAT. It mean it will cure the peptic ulcer disease. It will cure the peptic ulcer disease. So first of all, अगर पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मली parietal cells के थ्रू यहाँ पर ये बनता किस तरह है। सो फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा parietal cells इस साइड पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको ल्यूमिन्स का भी पता चले। Now this is one of the parietal cell. अब parietal cells की हम थोड़ी सी वो करवा लेते हैं कि parietal cells के अंदर बनती किस तरह है HCl। So first of all इधर देखिए शवास, हमारे पास यहाँ पर होती है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, एवरी सेल कैन जनरेट्स वाटर, एवरी सेल हमारे पास वाटर जनरेट करती है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो जनरेटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया by the process of respiration. So carbon dioxide when combines with water, they will convert into H2CO3, carbonic acid. By the process of, in the presence of an enzyme which is called carbonic anhydrase enzyme. So carbonic anhydrase enzyme इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की कम्बिनेशन को कन्वर्ट करते हैं टू कार्बनिक एसिड, एंड वंस दिस कार्बनिक एसिड इज डिसोसिएटेड,
जब ये कार्बनिक एसिड डिसोसिएट हो जाती है, once this carbonic acid is dissociated, it is converted into two things. One is called proton hydrogen ion. This is the hydrogen ion, which is also called as proton. And another one is the bicarb HCO3 negative ion. So फिर देख ले, हमारे पास नॉर्मली पेराइटल सेल्स में स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वंस दे आर कंबाइंड विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन दैट एंजाइम जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था अबाउट द डायूरेटिक्स एसिटोजोलोमाइड, तो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटोजोलोमाइड के बारे में जो पढ़ा था, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता था कि इसका काम है combination of H2O with carbon dioxide to form carbonic acid. So here is an enzyme, and that enzyme is called carbonic anhydrase enzyme. In the presence of this enzyme, carbonic acid is synthesized, and carbonic acid then dissociates into proton and bicarb. Now at the luminal side, अब ये luminal side है, अब ये सेल अगर आप लोग देख ले तो ये सेल इधर मैंने हाईलाइट कर दिए, तो इस साइड ये इसकी ल्यूमिनल साइड है और ये साइड इसकी बेसोलेटरल साइड है। तो ल्यूमिनल साइड पे यहाँ पर हमारे पास एक पंप प्रेजेंट होती है, एंड द नेम ऑफ दैट पंप इज कॉल्ड प्रोटॉन पंप। द नेम ऑफ दैट पंप इज कॉल्ड प्रोटॉन पंप। सो यहाँ पर हमारे पास एक पंप प्रेजेंट होती है, एंड द नेम ऑफ दिस पंप इज कॉल्ड प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप। द नेम ऑफ दिस पंप इज कॉल्ड प्रोटॉन पंप। इसको नॉर्मली हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं, और इसका अपना पूरा नाम है प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्टर। इसका पूरा नाम है हाइड्रोजन पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्टर, क्योंकि इसका काम ये है कि it pumps the proton outside of the parietal cells into the lumen, and it pumps the potassium from the lumen back into the parietal cells. तो इसका दो काम है। इसका मतलब ये है कि it pumps the potassium from the lumen, ये lumen है। अब ये जगह इसको मैंने इधर हाईलाइट कर दी है, ठीक है। सो ये कंसिडर कर ले कि बोर्ड की ये जगह आपके पास ल्यूमिन ऑफ द स्टमक है, तो स्टमक की ल्यूमिन से पोटाशियम को ये पंप कर देता है इनटू द व्हाट शाबाश इनटू द पेराइटल सेल्स, और उसी की एक्सचेंज के लिए ये क्या करती है शाबाश, प्रोटॉन को पंप करती है फ्रॉम पेराइटल सेल्स इनटू द ल्यूमिन। तो ये ल्यूमिन में प्रोटॉन को क्या करती है, पंप कर देती है। अब यहाँ तक आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर होगी कि हमारे पास पेराइटल सेल में वाटर कंबाइन हो जाती है विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम फॉर्मिंग कार्बनिक एसिड। Carbonic acid when dissociates it form proton mean hydrogen ions along with bicarb ion, and this proton at the luminal side of the parietal cell there is a pump which is called hydrogen potassium counter transporter, और simply उसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप। इसका नाम आप लिख ले, name of this pump is called प्रोटॉन पंप। तो इसी प्रोटॉन पंप के थ्रू हाइड्रोजन जो है मीन प्रोटॉन जो है वो पेराइटल सेल से ल्यूमिन में आ जाते हैं, और उसी की एक्सचेंज के लिए क्या हो जाता है, पोटाशियम विल मूव्स इनटू द पेराइटल सेल्स। अब ये हाइड्रोजन जो कि बाहर ल्यूमिन में आ गई, मैं इसको इधर हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द हाइड्रोजन। अब ये कंसेप्ट लोग क्लियर हो गई। अब बेसोलेटरल साइड पे यहाँ पर हमारे पास मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ब्लड वेसल्स, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जीएटी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जीएटी आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी है कि जीएटीएम में हमारे पास जो लेयर्स है, ठीक है। सो इनिशियली हमारे पास है म्यूकोसल लेयर, देन सब म्यूकोसा है, इसके बाद मस्कुलरस एक्सटर्ना है, एंड देन सेरोसा। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, एंड दीज ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द ब्लड टू द जीआईटी। अब इसी ब्लड वेसल्स, अब हमारा काम इधर है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो है यहाँ पर बेसोलेटरल साइड में एक और पंप प्रेजेंट होती है, ठीक है। और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पंप, दिस इज द अनदर पंप, एंड द नेम ऑफ दिस पंप इज it pumps the bicarbonate ion from the parietal cells into the
इंटरस्टिशियम मीन इनटू द ब्लड विद और ये एक्सचेंज करता है इसको किस चीज़ के साथ, क्लोराइड के साथ। ये एक दूसरा हमारे पास पंप है और इसका काम ये है कि दिस बाइकार्ब जो कि ऑलरेडी इधर हमने भी सिंथेसाइज कर लिया फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, इसको ये पंप करता है ब्लड में और ब्लड से क्लोराइड आयन इसी की एक्सचेंज करता है विद द क्लोराइड आयन की एक्सचेंज करता है। अब जब क्लोराइड आयन, अब देखिए शाबाश इस साइड पे भी साइड पे देखिए, जब बाइकार्बोनेट आयन आपके पास डिसोसिएट होगा, मतलब ये कार्बनिक एसिड डिसोसिएट होगा, बाइकार्ब बनेगा, प्रोटॉन जो है वो इसी ल्यूमिनल साइड पे आएगा विद द एक्सचेंज ऑफ पोटाशियम, और क्लोराइड ब्लड से क्लोराइड मूव करेगा इनटू पेराइटल सेल विद द एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट इनटू द ब्लड। जब ये क्लोराइड इसी सेल्स में, इसकी कंसंट्रेशन पेराइटल सेल्स में ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास ल्यूमिनल साइड पे इसके लिए एक पंप चैनल मौजूद है, नॉट पंप, दिस इज अ सिंपल क्लोराइड चैनल, सो जब क्लोराइड की कंसंट्रेशन पेराइटल सेल में बढ़ जाती है, लेट फॉर एग्जांपल हियर इज द मोर क्लोराइड इज कमिंग फ्रॉम द ब्लड विद द एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट, सो क्लोराइड concentration in the parietal cell will increases, and this chloride through the chloride channel it will moves into the lumen, जब ये ल्यूमिन में मूव करता है, ऑलरेडी आपके पास प्रोटॉन भी मौजूद है, ल्यूमिन में क्लोराइड भी मौजूद है, नाउ दिस प्रोटॉन will combine with the chloride and it will form hydrochloric acid. This is the normal mechanism by which the parietal cells produce hydrochloric acid or gastric acid. अब ये सीखना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी नॉर्मल मैकेनिज्म को अब हम डिफरेंट ड्रग्स के थ्रू ब्लॉक करेंगे, और जब हम उसको ब्लॉक करेंगे सो बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ HCl विच इज एन एग्रेसिव फैक्टर we can actually treat the peptic ulcer disease. So this is normal mechanism. फिर देख एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ कि how hydrochloric acid is normally synthesized in the parietal cells. So in the parietal cells, water combines with carbon dioxide in the presence of carbonic anhydrase enzyme. It will form the H2CO3 carbonic acid. Then carbonic acid will dissociate into the proton and bicarbonate. Proton through the hydrogen and potassium counter transport, which is also called as proton pump. This proton will be pumping into the lumen, and the bicarbonate will be exchanged with the chloride through another pump at the basolateral site. Now once the chloride concentration rises in the parietal cells through the chloride channel at the luminal site, this chloride will ooze out into the lumen, and once this chloride ooze out into the lumen, it will combine with the proton and it will form the hydrochloric acid. So this is the normal mechanism of hydrochloric acid formation. अब नॉर्मली अभी मैं ड्रग्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, अब मैं एक और टॉपिक थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, और वो है कि हाउ नॉर्मली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रेगुलेटेड, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मली रेगुलेट किस तरह होती है, क्योंकि उसकी अगर हम ये पता हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मली किस तरह बॉडी में रेगुलेट होती है, तो उस मैकेनिज्म को चेंज करके भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, मींस पेप्टिक अल्सर डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो हमारा ये है कि हाउ नॉर्मली हाइड्रोक्लोरिक एसिड synthesis is regulated in the stomach. So there are two mechanisms by which hydrochloric acid is regulated. One is called nervous regulation of hydrochloric acid, mean your central nervous system regulated your hydrochloric acid formation, and second there is hormonal regulation of hydrochloric acid. So central nervous system के हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वेगस नर्व यहाँ पर अगर मैं वो ड्रा कर लूँ तो लेट फॉर एग्जाम्पल हियर इज योर central nervous system, this is your midbrain, pons, medulla and spinal cord, and let for example here is your forebrain. Now your central nervous system through the vagus nerve, and vagus nerve is a cranial nerve, 10th cranial nerve, आप लोगों को पता है कि 10th cranial nerve is called vagus nerve. And through this vagus nerve vagus nerve is supplies to the stomach को vagus nerve की सप्लाई होती है, vagus nerve इसी वजह से vagus nerve इसको इसी वजह से कहते हैं कि vagus लफ्ज़ निकला है vagal band से, और इसका मतलब ये होता है कि vagus nerve is the only cranial nerve
which is supplying the organs in the head and neck as well as outside of the head and neck. ये आपकी head and neck से नीचे जो parts है उसको भी supply करते हैं, ठीक है. So it means it supplies even there are vagal supply to your heart, there is vagal supply to your stomach, vagal supply to other parts. So your stomach is also supplied by vagus nerve. अब vagus nerve सप्लाई करती है इस जगह पर, तो यहाँ पर हमारे पास रिलीज होती है एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन. और पेराइटल सेल्स पे यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, मीन कोलिनर्जिक रिसेप्टर. ऑलरेडी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज मीन बाय कोलिनर्जिक रिसेप्टर. सो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. और दिस कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है ये हमारे पास M3 रिसेप्टर्स है. दिस इज एसिटाइल कोलिन. लेट फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर लूँ, दिस इज योर एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर है. और ये एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा इस रिसेप्टर को थ्रू, और दिस रिसेप्टर इज M3 रिसेप्टर. इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ. हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर के जो है मस्करीनिक रिसेप्टर है और निकोटीनिक रिसेप्टर है. सो फिर मस्करीनिक रिसेप्टर में हमारे पास M1, M2, M3, M4 एंड M5 रिसेप्टर्स है, ठीक है. सो नाउ दिस इज द M3 मस्करीनिक रिसेप्टर. अब जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर बाइंड करता है, वंस एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू दिस M3 रिसेप्टर, then what's happen? Once this acetylcholine binds to the M3 receptor, then इसकी बात क्या होगी, क्योंकि ये रिसेप्टर इंट्रासेलुलरली अटैच होते हैं विद डिफरेंट प्रोटीन्स. क्लियर, उसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. बट एट द एंड व्हाट विल हैपन्स, एट द एंड देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ दिस प्रोटॉन पंप. ये प्रोटॉन पंप क्या होगा, एक्टिवेट होगा, क्योंकि वो M3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाता है अंदर हमारे पास इसी क्या होती है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, उसको एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को. प्रोटीन काइनेज ए कन्वर्ट करता है ATP को इनटू साइक्लिक AMP. साइक्लिक AMP की वजह से फिर हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, और कैल्शियम चैनल जब ओपन होते हैं कैल्शियम कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, और वही कैल्शियम आपके पास इसी प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देती है. नाउ दिस प्रोटॉन पंप विल एक्टिवेटेड. मतलब ये कि जब आपके पास एसिटाइल कोलिन बाइंड कर जाएगी M3 रिसेप्टर को, सो M3 रिसेप्टर को अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड कर जाती है, सो द रिजल्ट विल बी, अगर आप लोगों को दरमियान वाला मैकेनिज्म का ना भी पता हो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को जस्ट ये पता होना चाहिए कि वंस एसिटाइल कोलिन बाइंड्स हियर, रिजल्ट विल बी एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स. Result will be activation of calcium channels. More calcium will moves to the parietal cells, and this calcium will bind to this proton pump and it will activates the proton pump. ये calcium कहाँ पर जाएगा शाबाश, it will moves to the proton pump and it will activates the proton pump. तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू वेगस नर्व आपकी जो पेराइटल सेल्स है उसको एक्टिवेट करता है इसी प्रोटॉन पंप को. मीन इस इट एक्चुअली रेगुलेट्स योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल किस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको एक्टिवेट करता है. जब आप लेट फॉर हमारे पास HCl प्रोडक्शन जो होती है, वंस फूड एंटर हियर या समटाइम इवन स्मेलिंग आल्सो एक्टिवेट दिस योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब जब फूड एंटर होती है यहाँ पर आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स है, सेंसरी नर्व्स है, इट विल गिव सिग्नल्स टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ थ्रू वेगस नर्व acetylcholine will release here. Acetylcholine will bind to the M3 receptor. M3 receptor will activated by this intracellular pathway. It will opens the calcium channels. Calcium will rushes into the parietal cells, will binds to the proton pump. Proton pump will activated, and once this proton pump is activated, what's happen? This proton will be pumps into your lumen. Chloride will be also pumps into your lumen, and mean hydrochloric acid will be synthesized. So इसी तरीके से आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है. ये रेगुलेट होती है बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब इसका हमारे टॉपिक के साथ क्या लिंक है. अब लिंक ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ड्रग के थ्रू M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर लूँ, जिस तरह एट्रोपिन है. नाउ लेट फॉर एग्जांपल हियर इज अ ड्रग एट्रोपिन. फॉर एग्जांपल हियर इज अ ड्रग कॉल्ड एट्रोपिन. अब ये एट्रोपिन है, ठीक है, एट्रोपिन जो कि हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग है. अब नाउ व्हाट्स हैपन,
Now let for example if I give atropine to a patient, अगर मैं एक पेशेंट को एट्रोपिन दे दूँ, so atropine will blocks this M3 receptor. What will the result? Acetylcholine will not bind to the M3 receptor, means this process will not occur. Calcium channels will not opens. Calcium will be not entering into the parietal cells. Calcium will not activating the proton pump, means proton will be not moving towards the lumen, mean will not combine with the chloride, mean HCl production will decreases. HCl production will decreases. So atropine जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग है, अगर आप पेशेंट को देते हैं तो रिजल्ट विल बी डिक्रीज इन HCl प्रोडक्शन. सो इट मीन्स if HCl production is decreases, mean now this is aggressive factor. It means they will not be able to eradicate the cells of the stomach, cells of the duodenum, cells of the esophagus, mean your peptic ulcer disease will be treated. Your peptic ulcer disease will be treated. Another, so this is one, ये हमारे पास फर्स्ट, मैं इसको मैं लिखता हूँ ए का मतलब ये कि दिस इज फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज ट्रीटमेंट. सो दिस इज फर्स्ट स्ट्रेटेजी. फर्स्ट स्ट्रेटेजी हम क्या करेंगे? बाय ब्लॉकिंग M3 रिसेप्टर ऑफ पेराइटल सेल्स. अगर हम पेराइटल सेल्स की M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे बाय एनी ड्रग, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग, especially by atropine, so this process will be stopped. It means calcium will not, and the process will be decrease. It means HCl production will decreases. This is one mechanism. Another term already आप लोगों ने सुना होगा, जिसको मैं लिखता हूँ B, वेगोटमी. एक सर्जरी होती है जिसको हम कहते हैं वेगोटमी. वेगोटमी का मतलब होता है by surgical method, if you disrupt this vagus nerve, अगर इस वेगस नर्व को आप डिस्टर्ब करते हैं बाय सर्जिकल प्रोसीजर, अगेन बाय, अगर फिर क्या होगा? अगर आपके पास सेंसेशन आ जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लेकिन आपके पास थ्रू मोटर वेगस नर्व ये मोटर सप्लाई नहीं होगी इनटू द M3 रिसेप्टर, अगेन दिस प्रोसेस विल बी इनहिबिटेड, अगेन प्रोटॉन विल नॉट बी पंप इनटू द ल्यूमेन, अगेन HCl प्रोडक्शन विल डिक्रीजेस. सो हमारे पास अक्सर पेशेंट जिसमें HCl प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह हमारे पास एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं ज़ोलेंजर-एलिसन सिंड्रोम. अब ज़ोलेंजर-एलिसन सिंड्रोम में हमारे पास बहुत ज़्यादा HCl प्रोडक्शन होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कभी कभी वेगोटमी करते हैं. वेगोटमी का मतलब ये होता है व्हेन वेगस नर्व इज डिस्टर्बेड, ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा, इसका मतलब HCl प्रोडक्शन डिक्रीज होगी. सो दिस इज वन मैकेनिज्म रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस इज कॉल्ड HCl प्रोडक्शन रेगुलेशन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फिर देख ले, HCl प्रोडक्शन दो तरीक़ों से रेगुलेट होती है, बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन नर्वस रेगुलेशन, और दूसरा अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलेशन. नर्वस रेगुलेशन का मतलब ये है कि जब आपके पास फूड एंटर होती है इनटू स्टमक, उसी वक्त सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्टिमुलस जाती है इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर मोटर नर्व की थ्रू वेगस नर्व सेंसेशन आती है इनटू योर पेराइटल सेल्स, M3 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाती है, अंदर एक पूरा प्रोसेस होती है. इसके बाद कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम बाइंड्स कर जाते हैं इनटू प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाता है और ये हाइड्रोजन को पंप करता है इनटू ल्यूमिन कंबाइन विद द क्लोराइड, जो कि ऑलरेडी हमने प्रोसेस पढ़ी है, और HCl प्रोडक्शन हो जाती है. अगर इसी प्रोसेस को हम ब्लॉक कर दें तो HCl प्रोडक्शन क्या होगी? डिक्रीज होगी. किस तरह हम ब्लॉक कर सकते हैं? या तो हम M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर लें जिस तरह हमने एट्रोपिन से ब्लॉक किया है, या अगर इस वेगस नर्व को हम डाइसेक्ट कर लें बाय अ सर्जिकल प्रोसेस विच इज कॉल्ड वेगोटमी. सो इसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं. तो मतलब ये है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को या तो एट्रोपिन आप यूज़ करें या वेगोटमी कर लें, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या होगी? ट्रीटमेंट होगी. सो दिस इज टू प्लेन्स. प्लेन नंबर ए, बाय ब्लॉकिंग द M3 रिसेप्टर ऑफ पेराइटल सेल्स. प्लेन नंबर बी, बाय सर्जिकल रिजेक्शन ऑफ द वेगस नर्व. सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस रेगुलेशन ऑफ द HCl प्रोडक्शन. अब सेकंड हम पढ़ते हैं अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेगुलेशन. के हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह होती है बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन केमिकल रेगुलेशन किस तरह होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. सो इसके लिए हम थोड़ा सा वो जानेंगे कि हमारे पास गैस्ट्रिक एंट्रम में देयर इज़ नॉट ओनली प्रेजेंस ऑफ पेराइटल सेल्स, इसके अलावा हमारे पास और सेल्स भी होती है. 6 टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ऑलरेडी उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एनाटॉमी में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है.
हमारे पास होती है म्यूकस नेक सेल्स विच प्रोड्यूस म्यूकस इन बाइकार्बोनेट। इसके अलावा हमारे पास होती है जी सेल विच प्रोड्यूस गेस्ट्रीन, डी सेल्स विच प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन। इसके अलावा हमारे पास होती है एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स विच प्रोड्यूस हेस्टामीन्स। तो जो अभी हमारे पर टॉपिक के साथ रिलेटेड है हम सिर्फ वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक चीज़ हम पढ़ रहे, एक सेल्स इस तरह से मैं उठा लेता हूँ और ये सेल्स हमारे पास है कौन सी सेल, एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। व्हाट इज दिस, एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, दिस रेड वन। ये रेड वन जो है हमारे पास स्मॉल सेल्स में ड्रा कर लेता हूँ इधर, और दिस सेल्स इज कॉल्ड एंटीरोक्रोमाफिन लाइक cells. What is the name of this cells? Enterochromaffin like cell, ये इसका नाम है, ठीक है। And what is the function of this cell? It release histamine. ये जो है this cell is responsible for release of an, what is this? This is not endocrine hormone. This is actually called पैराक्राइन हार्मोन। मतलब ये बस इधर से प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर ये एक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हिस्टामिन। ये हिस्टामिन रिलीज करती है, एंड वंस दिस हिस्टामिन इज रिलीज्ड, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हिस्टामिन आपके पास रिलीज होगी, वी दिस इज लेट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है हिस्टामिन, क्लियर, दिस इज हिस्टामिन। नाउ व्हाट्स हैपन, दिस हिस्टामिन binds with the parietal cells through a particular receptors, and that receptor is called histamine receptor. That receptor is called histamine receptor. तो मैं इधर histamine receptor ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर histamine receptors है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड histamine receptors, एंड histamine receptor में हमारे पास मुख्तलिफ रिसेप्टर होती है, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर। सो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स है इसको हम कहते हैं H2 रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर्स, H2 रिसेप्टर्स। तो इसका नाम होगा हमारे पास H2 रिसेप्टर्स। अब जो ही हमारे पास हिस्टामिन यहाँ पर बाइंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइंड कर लूँ हिस्टामिन को, तो अगेन एक पूरा प्रोसेस होती है बाय इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट एट द एंड अगेन व्हाट हैपेंस, कैल्शियम चैनल ओपन्स, कैल्शियम बाइंड्स टू द प्रोटॉन पंप, एंड वंस कैल्शियम बाइंड्स टू द प्रोटॉन पंप, दिस पंप इज एक्टिवेटेड। तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन एंटर होगी इनटू द ल्यूमिन, और क्लोराइड भी यहाँ पर एंटर होगी, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड कंबाइन होंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी, मीन HCl प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हिस्टामिन एक्चुअली इंक्रीजेज HCl प्रोडक्शन। HCl प्रोडक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है। कौन, हिस्टामिन, विच इज रिलीज फ्रॉम द एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल। सो एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल जब भी हिस्टामिन रिलीज करती है, हिस्टामिन बाइंड होती है इनटू द H2 रिसेप्टर्स ऑफ द पैराइटल सेल्स, और बाय मैकेनिज्म, इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म, इट विल opens the calcium channel, calcium will rushes in, binds to the proton pump, hydrogen will moving into the lumen, combine with the chloride and forming the HCl. अब हमारे टॉपिक के साथ इसका क्या लिंक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ड्रग हो और वो इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करे, if there is a drug and it blocks this H2 receptor, if there is a drug which blocks this H2 receptor, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर ड्रग है और इस ड्रग का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रग, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग। ये ड्रग फैमिली है, ठीक है, अभी इसको इसके नाम भी मैं लिखूंगा। इस ड्रग्स की जो ये फैमिली ऑफ ड्रग है और इसको हम कहते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब जब ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स यहाँ पर बाइंड हो गए इनटू H2 रिसेप्टर, तो क्या होगा, हिस्टामिन जो कि एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल से प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पर बाइंड नहीं करेगी, इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म नहीं होगी, यहाँ पर कैल्शियम एंट्री नहीं होगी, कैल्शियम यहाँ पर बाइंड नहीं होगा, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं होगा, यहाँ पर HCl प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब HCl प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, अगेन HCl हमने पढ़ा था कि एग्रेसिव फैक्टर है, मीन जब HCl प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो ये एरोड नहीं करेगा एसोफेगस, स्टमक और ड्यूडिनम को, मीन इट विल हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। सो द ग्रुप ऑफ ड्रग्स, अब ये जो मैंने ड्रग ड्रा की है H2 रिसेप्टर,
इसकी नाम हमारे पास क्या है शाबाश, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग, इस फैमिली का नाम है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसको हम बोलते हैं H2 रिसेप्टर, आप लोगों की बुक में लिखा होगा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स। सो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग में हमारे पास आती है फेमेटोडिन, इसमें आती है हमारे पास सेमेटोडिन, इसमें हमारे पास आती है रेनेटोडिन एटसेट्रा। सो फेमेटोडिन हो गई, सेमेटोडिन हो गई, रेनेटोडिन हो गई, ऑल दीज ड्रग्स आर कॉल्ड H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे एक्चुअली ब्लॉक्स द H2 रिसेप्टर्स अपॉन द सरफेस ऑफ द पेराइटल सेल्स। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, हमने नॉर्मली पढ़ा था कि H2 रिसेप्टर का काम ये है, हिस्टामिन बाइंड होने का काम ये है कि इट एक्टिवेट्स द एचसीएल प्रोडक्शन। सो वंस H2 रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड, the result will be decrease in HCl production, mean there will be fever in the peptic ulcer disease। so ये हमारे पास स्ट्रेटेजी नंबर हो गई थर्ड स्ट्रेटेजी हमारे पास ये सी नंबर स्ट्रेटेजी हमारे पास ये, if we blocks the H2 receptors by H2 receptor antagonist like famotidine, cimetidine, ranitidine, the result will be a decrease in HCl production and cure of the peptic ulcer disease। so this is the strategy number C। now अब हम पढ़ते नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेल हियर एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, अब रेगुलेशन में ये भी आप लोगों को समझना चाहिए कि जी सेल्स जो है हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं गेस्ट्रिन, एंड गेस्ट्रिन आल्सो and directly activates the H2 receptors, mean histamines या gastrin, clear। ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ये है कि gastrin actually binds to the enterochromaffin-like cell, it activates this cells, histamine is released and again by H2 receptor HCl production is increases। so gastrin भी हमारे पास क्या करेगी, HCl production क्या करेगी, increase करेगी in one mechanism concept। यहाँ पर हमारे पास another type of cells जिसको हम कहते हैं D cells, और डी सेल्स प्रोड्यूस करती है सोमेटोस्टेटिन। सो सोमेटोस्टेटिन एचसीएल प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। तो याद रखें, अगर आप डी सेल्स को ब्लॉक कर दें तो फिर एचसीएल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। रीजन, क्योंकि डी सेल्स जो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है, दे आर एक्चुअली इनहिबिटर ऑफ द एचसीएल प्रोडक्शन। तो एचसीएल प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। अगर आपने डी सेल को इनहिबिट कर दिया तो रिजल्ट विल बी एचसीएल प्रोडक्शन इंक्रीज इन द एचसीएल प्रोडक्शन। क्लियर है। सो दिस इज अनदर मैकेनिज्म। अब देखिए अनदर मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजी नंबर हम पढ़ते हैं ड्रग्स। अगर आपके पास कोई ड्रग है और वो ड्रग्स इसी पंप को ब्लॉक करे, जो कि ना हमारे पास कौन सा पंप है, प्रोटॉन पंप, वो पंप जो कि प्रोटॉन को पंप करते हैं फ्रॉम पेराइटल सेल्स इनटू द ल्यूमिन। अगर आपके पास ड्रग्स है वो इसी पंप को ब्लॉक करते हैं, तो दिस इज, अभी हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ड्रग है, दिस इज द ड्रग, ये ब्लू वाला जो है ये मैं ड्रग ड्रा कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हियर इज द ड्रग, और ये ड्रग कहाँ पर बाइंड हो गया, ये बाइंड हो गया इस प्रोटॉन पंप को, और बाइंड होने के बाद इसने ब्लॉक कर दिया इस प्रोटॉन पंप को। क्लियर, दिस इज द ड्रग, एंड दिस ड्रग which blocks this proton pump, they are collectively called, a group of this drug is called PPI, proton pump inhibitor drugs। proton pump inhibitor drugs, ये वो ड्रग्स है जो कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है। तो सिंपली इसका नाम बनेगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स। अब जब ये प्रोटॉन पंप बजाते खुद क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी रिजल्ट, proton will be not pumping from the parietal cell into the lumen, will not be combined with the chloride, mean its cell production will be decreases। so again there will be cure of the peptic ulcer disease। now this group of drugs जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स, ये हमारे पास हो गई स्ट्रेटेजी नंबर डी, फोर्थ स्ट्रेटेजी। क्लियर, अगर हम किसी ड्रग के थ्रू इसी प्रोटॉन पंप ही को इनहिबिट कर दे, सो देयर विल बी डिक्रीज इन द एचसीएल प्रोडक्शन। सो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं जो कि आप लोग नॉर्मली भी यूज़ करते हैं बाय डिफरेंट ब्रांड नेम्स, लेकिन मैं ऑफिशियल नेम लिखूंगा। हमारे पास है ओमेप्राजोल,
हमारे पास है एसोमेप्राजोल, हमारे पास है पेंटेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, हमारे पास है लेंसाप्राजोल, हमारे पास है डेक्सलेंसाप्राजोल। क्लियर। सो अगर आपके पास इसके अलावा हमारे पास है रिबेप्राजोल एटसेट्रा। अब ये सारे जो ड्रग्स है हमारे पास, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स। ओमेप्राजोल हो गई, सोमेप्राजोल हो गई, पेंटाप्राजोल हो गई, लेंसाप्राजोल हो गई, डेक्सलेंसाप्राजोल हो गई, रिबेप्राजोल हो गई। और नॉर्मली आप लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। हर एक बंदा जो है जब उनको जर्ड हो स्टमक की, मतलब कभी कभी जब उसको बर्निंग सेंसेशन हो या जर्ड हो, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो, आप लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ओमेप्राजोल हो गई बाय ब्रांड नेम ऑफ राइजेक, आप लोग सारे जानते हैं, ठीक है, राइजेक को। तो अब राइजेक आप यूज़ करते हैं। व्हाट इज राइजेक? इट इज एक्चुअली ओमेप्राजोल। एंड व्हाट इज ओमेप्राजोल? इट इज एक्चुअली अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग। व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? The mechanism of action will be, it will binds to this proton pump and it will block this proton pump, and by blocking this pump it will actually decreasing the exchange of proton with the potassium to the lumen of the stomach, and when it decreases the proton, it means there will be decrease in the HCl production. So जब HCl production decrease होगी, again what will be the result? जब HCl production decrease होगी तो अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है जिसको हम कहते हैं बर्निंग हट, क्लियर, जो कि नॉर्मली होती है HCl प्रोडक्शन की इंक्रीज होने की वजह से। तो जब HCl प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, देयर विल बी फेवर ऑफ द बर्निंग सेंसेशन। इसके अलावा इसको हम अदर पीपीआई को हम यूज़ करते हैं बाय द एरेडिकेशन ऑफ H. pylori। इसको हम आल्सो यूज़ करते हैं बाय ट्रीटमेंट ऑफ ज़ोलेंजर एलिसन सिंड्रोम, क्लियर। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अदर GI रिलेटेड डिजीज़, क्लियर। इसकी अदर यूजेस भी, लेकिन इधर हम जो यूज़ करते हैं इसकी वो है फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज़। क्यों इसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हम यूज़ करते हैं? क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हमने पढ़ा कि हमारे पास एग्रेसिव फैक्टर है, जो कि वो फैक्टर जो कि खास करना चाहती है क्या चीज़? पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अगर उसी फैक्टर को हम डिक्रीज करते हैं बाई एनी मीन्स, सो हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की फेवर होगी। अब देखें, अगर हम इसी ड्रग्स के थ्रू, पीपीआई के थ्रू हम इस पंप को ब्लॉक करेंगे तो HCl प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, जो कि एग्रेसिव फैक्टर है। इसका मतलब है जब HCl प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो क्या होगा? ये HCl ज़्यादा यहाँ पर बाइंड नहीं करेंगे, मीन यहाँ पर इसको जो ब्रेकअप है ये क्या नहीं करेंगे? लाइनिंग को ब्रेक नहीं करेंगे, मीन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ काज नहीं करेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ हाउ टू केवर द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अब ये अभी जो हमने डी तक जो स्ट्रेटेजीज पढ़ी है, ऑल दीज स्ट्रेटेजीज आर रिलेटेड टू HCl प्रोडक्शन। अभी जितने भी हमने पढ़े ये सारे HCl प्रोडक्शन ही किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अदर एग्रेसिव फैक्टर्स क्या है, और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि डिफेंसिव फैक्टर्स क्या है। अब कभी कभी इस तरह होता है आपके पास एग्रेसिव फैक्टर नॉर्मली रहते हैं, मीन HCl प्रोडक्शन है तो नॉर्मल है, क्लियर, ये सारी चीज़ नॉर्मल है, लेकिन डिफेंसिव फैक्टर्स कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर एक लेयर होती है म्यूकस की, जिसको हम कहते हैं म्यूकस लेयर, क्लियर, यहाँ पर एक म्यूकस लेयर होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा। अब ये म्यूकस लेयर नॉर्मली प्रेजेंट होती है एट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकस नेक सेल। अब नॉर्मली होता क्या है, अगर आपके पास HCl प्रोडक्शन नॉर्मल भी है और ये डिफेंसिव मैकेनिज्म भी नॉर्मल है, तो दिस HCl इज नॉट एबल टू एरिडिकेट, टू erode the lining of the GIT. But what's happen? For example, अगर आपके पास यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, क्लियर, जिसको हम कहते हैं H. pylori, क्लियर। नाउ दिस इज द H. pylori बैक्टीरिया विच इज़ अ ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरिया, क्लियर। ये मैं इसकी डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास है H. pylori, हेलिकोबैक्टर फाइलोरी। अब ये H. pylori करता क्या है? Once it enters into your stomach, it will actually eradicates this, ये बाइंड कर जाता है into this mucosal layer, और ये इस mucosal layer को क्या करता है? डैमेज कर देता है। जब ये mucosal layer डैमेज हो जाती है, अब ये आपके पास एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था, अब ये डिफेंसिव मैकेनिज्म आपके पास नहीं है,
तो दिस HCl, अगरचे HCl नॉर्मल ज़्यादा मकदार में नहीं है, वही HCl है, लेकिन पहले यहाँ पर डिफेंसिव मैकेनिज्म था, अब डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं है. अगेन दिस HCl विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द, व्हेन दिस HCl विल बी erodes the lining of the GIT and it will cause the peptic ulcer disease. तभी तो हम कहते हैं कि H. pylori हमारे पास एक बहुत बड़ी काज है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, और हम ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे एरेडिकेशन ऑफ H. pylori. अगर हम इस H. pylori को एरेडिकेट करें, अगेन देयर विल बी ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़. अगर आपके पास म्यूकस नेक सेल्स वो कम प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को, अगेन देयर विल बी डिक्रीज इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज़. क्लियर है. एक और चीज़ हमारे पास है यहाँ पर, एक और क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, और इसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2, PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2. और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, दिस प्रोस्टाग्लैंडिन इज आल्सो प्रोटेक्टिव लेयर एंड दिस प्रोस्टाग्लैंडिन आल्सो हेल्प्स इन द, इट इज़ अ डिफेंसिव फैक्टर. सो ये भी एक डिफेंसिव फैक्टर है. अब जब ये डिफेंसिव फैक्टर्स है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, तो जब तक आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होगा, ये HCl यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, आपके पास पेप्टिक अल्सर डिजीज काज नहीं होगी. लेकिन बाय एनी मीन अगर आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अगेन देयर विल बी पेप्टिक अल्सर डिजीज. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि यहाँ पर ये क्लियर हो जाए, फिर दोबारा डायग्राम बनाना मुश्किल है. ठीक है, अब देखें, इसी कंसेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ. अब देखें, हमारे पास अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर ये हमारे पास एक सेल है, ये इसकी न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है. अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास एक लिपिड्स होती है जिसको हम कहते हैं एरिचिडोनिक एसिड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, एरिचिडोनिक एसिड. और इसी एरिचिडोनिक एसिड पे एक एंजाइम एक्ट करती है जिसका नाम है कॉक्स एंजाइम. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम, कॉक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, जिसको हम सिंपली बोलते हैं कॉक्स एंजाइम. पूरा नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम. एंड वंस कॉक्स एंजाइम एक्ट्स अपॉन द एरिचिडोनिक एसिड, इट कन्वर्ट्स द एरिचिडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन. ये इसको प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. और ये प्रोस्टाग्लैंडिन पे बॉडी में डिफरेंट जगहों पे होती है. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, ल्यूकोट्राइन्स है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है. प्रोस्टाग्लैंडिन, अब यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ड्रग आप यूज़ करते हैं और वो इस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करे, जिस तरह हम नॉर्मली यूज़ करते हैं NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, लाइक हमारे पास क्या हो गई, मेफेनेमिक एसिड हो गई, प्लोफेनेमिक एसिड हो गई, ब्रोफिन जिसमें आइब्रोफिन हो गई. ठीक है, ये सारे हमारे पास NSAIDs है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है. अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इट ब्लॉक्स द कॉक्स एंजाइम, ये कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है. तो जब कॉक्स एंजाइम ब्लॉक होगा बाय दिस ड्रग्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट, एरिचिडोनिक एसिड विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन. अब हम नॉर्मली इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनती है तो वो हमारे पास पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, तो पेन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, मीन पेन आपके पास रिलीव होगी. बट उसके एक साइड इफेक्ट ये कि दिस NSAID कॉज अल्सर. अब इसको हम कहते हैं NSAID इंड्यूस अल्सर, NSAID इंड्यूस अल्सर. अब NSAID इंड्यूस अल्सर किस तरह होती है, क्योंकि NSAID हमारे पास कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देती है. जब कॉक्स एंजाइम ब्लॉक होगा, एरिचिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं होगा, मीन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की कंसंट्रेशन कम होगी. मीन दिस इज जो कि हमारे पास एक डिफेंसिव फैक्टर था, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी. अगेन HCl विल बी एक्ट्स अपॉन द वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड दे विल फॉर्म अ ब्रेक्स इन द लाइनिंग एंड कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज. सो कभी कभार हमारे पास पेशेंट आ जाता है और उसकी अल्सर की होली सोली वजह होती है ओवर यूज़ ऑफ NSAIDs. कुछ लोग आपने देखे होंगे जो कि पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जब ये पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कभी कभी उनको स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है, अल्सर हो जाती है. क्यों होती है, क्योंकि वही NSAIDs आपके पास कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जो कि एरिचिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करती है. और प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं बनेगा तो ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनेगा और HCl यहाँ पर एक्ट करके क्या चीज़ काज करेगी, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ काज करेगी. सो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा द ड्रग्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम समराइज़ करेंगे एक टेबल फॉर्म में. लेकिन
अभी आप लोगों ने मैंने डिटेल से पढ़ा कि किस तरह हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं।